Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the part number 9 chapter 7. In this chapter we will study about the electrical machine. The one electrical machine we have already discussed, that is AC generator. Now today we discuss about the transformer. Student, it's a very important topic और मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है. दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट, राइट. तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन इट? एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. बहुत सारी चीज़ें होती है जो इसके अंदर हमें डिस्कस करनी होगी. तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानते हैं. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली? ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली एक स्टैटिक डिवाइस होती है. व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक डिवाइस? बिकॉज देयर इज नो रोटेटरी पार्ट इन इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक डिवाइस. ओके, स्टैटिक डिवाइस. और दूसरी चीज़ क्या होती है कि विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. ट्रांसफॉर्मर, it is an electrical static device which is used to converting an alternating current, low voltage to high और high to low. ये हमारा कंसेप्ट है ट्रांसफॉर्मर का. विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी यानी कि जो फ्रीक्वेंसी इनपुट पर रहती है वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट पर होगी. विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ दिस वन इज द कंस्ट्रक्शन. इसका इनपुट प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, एनपी कहेंगे इसको हम, या फिर N1. ये होगी सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको NS बोलेंगे या फिर N2. दिस इज द वे हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. तो दिस वन इज इनपुट एंड दिस वन इज आउटपुट. एट आउटपुट high voltage or low voltage, that based on the voltage. The transformer are two types. One is the step up और स्टेप डाउन. जो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है दैट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. और जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं अपने घरों में जो एसी आती है हमारे पास, वो क्या है कि 11,000 वोल्ट को 11,000 वोल्ट को ट्रांसफॉर्म करके आ रही है वो 440 वोल्ट में. अगर 3 फेज है, अगर 2 फेज है 240 वोल्ट आता है हमारे घरों में. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, फिर बाद में इसका प्रिंसिपल समझते हैं. अब चलिए वो वर्किंग में बता दो. प्रिंसिपल लिख लेते हैं. प्रिंसिपल क्या है इसका? म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है. द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हम स्टडी कर सकते हैं, कर चुके हैं. जैसे एक कॉइल है हमारे पास, ये इसमें हमने एसी सप्लाई किया, इसके कांटेक्ट में दूसरी कॉइल आई, मतलब टच किए बिना, तो ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. तो ये जो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है, हमने कहा है प्राइमरी वाइंडिंग. फिर यहाँ पर हम कहीं पर जो है कोर या फिर कोई इंसुलेशन करते हैं, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं. कुछ इस तरीके से होता है. इस टाइप से हम ई और एल टाइप में शेप लेते हैं. ठीक है, उसके ऊपर हम वाइंडिंग स्टार्ट कर देते हैं. कॉपर वायर, अगर कॉपर वायर है तो कॉपर ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा. अगर एल्यूमिनियम वायर है तो एल्यूमिनियम. ये भी कैटेगरी होती है ट्रांसफॉर्मर की. अगर वो कॉपर वायर है उसमें वाइंडिंग, तो कॉपर वायर ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा. उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है. अगर एल्यूमिनियम है वो थोड़ा लो कॉस्ट का होता है. उनका बर्निंग यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है. कॉपर का थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो इतना जल्दी बर्न नहीं होता, इसलिए कॉपर का थोड़ा कॉस्टली होता है और अच्छा भी होता है. तो प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन हम पढ़ चुके हैं, बस यही एक लाइन लिखनी है. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. चलिए, अब हमने बोला था आपको कि दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं ऑन द बेस ऑफ वोल्टेज. नंबर 1 इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, नंबर 2 इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टेप अप और स्टेप डाउन. तो इसको हम थोड़ा सा वर्किंग के हिसाब से ले लेते हैं, हमारे दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगी. वर्किंग में हमने क्या कहा कि ये एक कॉइल है, इसका इंटरनली स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, आउटर साइड से ही कुछ इस तरीके से दिखता है हमें. इंटरनली क्या होता है, ये प्राइमरी कॉइल होगी. नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल. दिस वन इज एसी, इनपुट हो गई. दिस वन इज आउटपुट. कोई लोड रेजिस्टेंस लगाया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी. यहां पर हमने जो है ये इंसुलेशन, यहाँ पर EMF E1 है और यहाँ पर EMF E2 है. वर्किंग एंड थ्योरी दोनों मैं इसमें एक साथ करा रहा हूँ आपको. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझिए स्टेप अप.
यहां से फ्लक्स बनना शुरू हुआ ऐसे। अब नंबर ऑफ टर्न, जितने भी टर्न इस फ्लक्स को कट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग कट दिस फ्लक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एवर वी सप्लाई द एसी टू प्राइमरी वाइंडिंग, इट्स जनरेट मैग्नेटिक फ्लक्स। whenever the magnetic flux cut by the secondary winding, an EMF induced in it. Now it will be high voltage or it will be low voltage compared then to the primary या input. It depends on the number of turns. If the number of turns of secondary winding greater than to the number of turns of primary winding, then the it is step up. If the number of turns of secondary winding is less than to the primary winding, in that case that transformer will be step down. तो this is the way how we can identify. तो this one is the, देखिए 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पर 3 वाइंडिंग है सेकंड में, तो this one is the step down. इसको हमने क्या बोल दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न, जितने नंबर ऑफ टर्न्स कट करेंगे फ्लक्स जनरेटिंग को, वो प्राइमरी वाइंडिंग के केस में कंपेयर में अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा वोल्टेज डेवलप होगी, उससे अगर कम होंगे तो कम वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, तो स्टेप डाउन का केस मैं ले लेता हूँ। यही आपको थ्योरी में लिखना है, वर्किंग और थ्योरी में यही करना है। वर्किंग में आप क्या लिखेंगे, व्हेन वी सप्लाई द एसी टू द इनपुट एन EMF मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटिंग व्हेन द magnetic flux cut by the secondary winding, a number of turns of secondary winding and EMF induced in it, right? तो यहाँ पर हम AC सप्लाई दिया हमने, this one AC, now this one is the primary winding, ये थोड़ा कम ले लेते हैं यहाँ पर, चलिए सेकंड नंबर सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज प्राइमरी, दिस वन इज सेकेंडरी। इसको मैथमेटिकली भी हम करेंगे अभी जब थ्योरीज की स्टडी करते हैं। तो दिस इज आउटपुट। आउटपुट कैसी होगी, वोल्टेज ग्रेटर देन टू दिस, बिकॉज हियर इज द नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर देन टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। सो एन EMF इंड्यूस्ड इन इट, इसमें क्या हो जाएगा, एक EMF इंड्यूस हुआ, सॉरी एक फ्लक्स बना इसमें। तो ये फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग कट करेगी, अब डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स कट दिस फ्लक्स, दैट विल डिसाइडेड द ट्रांसफॉर्मर विल बी स्टेप अप और स्टेप डाउन। ओके, तो दिस ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप अप बिकॉज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज ग्रेटर देन टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, तो इट इज स्टेप अप। ये कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। दिस इज द वर्किंग, हाउ वी कैन वर्क इट। नाउ द स्टूडेंट, सेकेंड इज थ्योरी। इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी कॉइल, सपोज N1 कह दो या NP कह दो, तो इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी इज, इसको बोल दिया हमने E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d∅ अपॉन dt। सपोज करो इसने 5 फ्लक्स को जनरेट किया, ठीक है ना, वो 5 फ्लक्स कट होगा सेकेंडरी वाइंडिंग से, दैट विल डिसाइड द induced EMF in secondary winding, secondary, primary, secondary is E2 is equal to minus N2 d∅ upon dt। तो इक्वेशन फर्स्ट हुआ, दिस वन इज द इक्वेशन सेकंड। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो हम क्या बोलेंगे इसको, आउटपुट EMF अपॉन इनपुट EMF इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, टर्न्स रेशियो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। दो चीज बोलते हैं हम इसको, टर्न्स रेशियो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है ना, एक टर्न्स रेशियो हुआ हमारा और एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रेशियो डिसाइड करता है, यहां से भी हम बता सकते हैं। अब यहां पर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हमने कहा N2 अपॉन N1,
इसको हमने 1 कहा। अगर 1 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे N2 ग्रेटर देन N1। दिस वन इज द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ग्रेटर देन टू दिस, तो ये हो जाएगा हमारा N2 ग्रेटर देन N1 और ये हो जाएगा N2 लेस देन N1, राइट। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो आप, this one is N2 greater than N1, number of turns of secondary winding is greater than to the number of turns of primary winding, that is the case of, and it can be also decided with the help of this transformation ratio, और directly भी हम बता सकते हैं practically देखकर कि ये ऐसे होता है। तो this one is the transformation ratio, मैंने वहीं लिख दिया है, वहीं से कॉपी कर लेना। ओके स्टूडेंट, अब आती है हमारी बात करंट की। अगर हम करंट की बात करें, इनपुट पर करंट ज़्यादा होती है या आउटपुट पर? एक्चुअली जो करंट का सिस्टम है दैट विल डिसाइडेड बाय द लोड। जब आउटपुट पर जितना लोड ज़्यादा होगा, अब मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूं एक लाइन में कि हमेशा करंट आउटपुट पर ज़्यादा होती है, इनपुट पर करंट कम रहती है, राइट। क्यों रहती है इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। जैसे मैंने कहा कि ये 11,000 वोल्ट की लाइन है, 11,000 वोल्ट, और जो पावर होती है दैट इज P इज इक्वल टू VI cos फाई। ये अभी हम पढ़ेंगे cos फाई का केस, पावर फैक्टर क्या होता है। तो V हमने कहा 11,000 वोल्ट करंट फाइंड करना है, इसको cos फैक्टर को अभी 1 मान लेते हैं, मैक्सिमम 1 रहता है, तो 11,000 वोल्ट। तो I इज इक्वल टू पावर जो भी होगी 11 वो कांस्टेंट रहेगी, इनपुट पावर और आउटपुट पावर मैक्सिमम कांस्टेंट रहती है। अब इससे जब 11,000 वोल्ट से डिवाइड करोगे तो ये करंट की वैल्यू लेस आएगी, और जब बाद में जो हमारी वोल्टेज बन रही है दैट इज 440, तो करंट क्या आएगी हमारी हमेशा ज़्यादा आएगी। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट, नाउ हमेशा करंट आउटपुट पर ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब करंट ज़्यादा होगी तो वोल्टेज कम हो जाएगा, तो पावर इन दैट केस विल रिमेन सेम। चलिए दूसरा केस, करंट की हम बात करते हैं, तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। और भी बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस कर सकते हैं हम इसको, बट हम अंडर सिलेबस रहेंगे। इनपुट पावर यानी कि P1 इज इक्वल टू P2, करंट वो क्या होती है हमारी E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2, तो हम कहेंगे E2 अपॉन E1 दैट इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, और ये किसके इक्वल था N2 अपॉन N1। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वाई द आउटपुट करंट विल ग्रेटर देन टू द इनपुट करंट। देखिए हम बात कर रहे हैं इनपुट पावर और आउटपुट पावर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, इनपुट पावर और आउटपुट पावर। हमने कहा कि दोनों सेम रहती है, तो वोल्टेज बदलकर 440 हो गई, कम हो गई, इन दैट केस द करंट विल बी मैक्सिमम बिकॉज द लोड विल बी कंसिडर एट आउटपुट। लोड हमेशा कंसिडर किया जाएगा आउटपुट पर, तो उसके रेस्पेक्ट में जो इनपुट पर करंट होगी वो थोड़ी सी कम होगी कंपेयर देन टू द आउटपुट। ओके, तो दिस वॉज द ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर के कुछ लॉस आते हैं कि एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। एक्चुअली एनर्जी जो लॉस होते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि 2 टाइप के लॉस होते हैं, वन इज द आयरन लॉस और वन इज द कॉपर लॉस। इनको हम बिल्कुल रिमूव नहीं कर सकते, आयरन लॉस को तो बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ मिनिमाइज किया जा सकता है। अब जो आयरन लॉस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसको मैं कहूँगा एडी करंट लॉस आयरन लॉस के अंदर आता है, हिस्टेरेसिस लॉस वो भी आयरन लॉस के अंदर आता है, फ्लक्स लीकेज वो भी आयरन लॉस के अंदर आता है, और हमिंग लॉस वो भी आयरन लॉस के अंदर आता है। तो इसको मैं एक लाइन में लिख देता हूँ कि लॉसेस। तो यहाँ पर जो लॉस होंगे दैट इज कॉपर लॉस, जिसको हम I2R लॉस भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा होगा आयरन लॉस। इसको 1% हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आयरन लॉस। तो ये आयरन लॉस के अंदर क्या क्या आता है, जितने भी लॉस ट्रांसफॉर्मर के अंदर होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। जैसे हम कहेंगे एडी करंट लॉस, क्योंकि जब हम प्लेट्स लगाते हैं तो एडी करंट डेवलप होगी और उसकी वजह से लॉस हो जाएगा, ठीक, एडी करंट लॉस। अब इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है एडी करंट लॉस को,
हम क्या करते हैं, जो प्लेट्स बनाते हैं बहुत ई टाइप में देखा होगा ना, पतली सी बनाते हैं, तो वहाँ पर जो एडी करंट है वो मिनिमाइज हो जाएगी, और मिनिमाइज की वजह से लॉस कम हो जाएगा बट रिमूव नहीं होगा 100%। ओके, एडी करंट लॉस। सेकंड इज हिस्ट्रेसिस लॉस। जो हिस्ट्रेसिस लूप बनता है, अगर वो हिस्ट्रेसिस लूप ज़्यादा बना तो लॉस होएगा, उसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इट विल डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल। कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि हिस्ट्रेसिस लूप बहुत बड़ा बनाते हैं, तो ये इस बार टॉपिक हट गया हमारा डीमैग्नेटाइजेशन। बस आप इतना ध्यान रखना, सॉरी, जो हमारा मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, वहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है हमारी। तो बस इतना ध्यान रखना आप इसके बाद कि अगर हमारा हिस्ट्रेसिस लॉस आ रहा है दैट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल। ओके ओके, हिस्ट्रेसिस लॉस। नंबर थर्ड, फ्लक्स लीकेज। थर्ड, फ्लक्स लीकेज होना। फ्लक्स अगर लीक हो रहा है, प्रॉपर फ्लक्स कट नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस दैट देयर विल बी लॉस डेवलप्ड। ओके, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है हमें प्रॉपर वे में करनी होती है। दैट इज द वे हाउ वी कैन रिमूव फ्लक्स लीकेज। नाउ द लास्ट इज हमिंग लॉस। हमिंग लॉस यानी कि साउंड, ये बहुत रेयर केस में कम होता है हमिंग लॉस। हमने भी बहुत कोशिश करी इस लॉस को कम करने की। ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट जब हम काम करते थे तो वहाँ पर बहुत ही रेयर हुआ कि किसी में 0.5% कम हुआ हो। हम कह देते हैं कि हाँ हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली जाओगे तो नहीं होगा। बट हमें लिखना क्या है कि जो हमिंग लॉस होता है हमारा, वो एक साउंड की वजह से होता है। एक साउंड आती है, हमें साउंड सुनाई देती है, और वो साउंड मैंने तो आज तक सुनी नहीं, मैंने क्या कहीं भी होती नहीं, हमने बहुत कोशिश की है। तो ये सब चीज़ें मिला के जो ओवरऑल लॉस होते हैं वो 13% तक रहते हैं किसी भी सिस्टम के, और उस 13% से कम नहीं किया जा सकता। बोला था कि आइडियली हम इसको 9% तक ले जा सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये 13% से कम हो ही नहीं पाया, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ट्रांसफॉर्मर, इसके लॉसेस के बारे में हमने पढ़ा। तो नाउ इन नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस अबाउट द एलसी ऑसिलेशन, या फिर हम पावर ऑफ एसी सर्किट्स, इसका थोड़ा सा एक डेरिवेशन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।